अच्छा जी, अभी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ इसमें हम देखते हैं। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब है जी इज़ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ ऑन लार्ज स्केल। अब देखें इस इलाके में आपको नज़र आ रहा है बहुत सारे दरख्त काट के बिल्कुल इसको इलाके को टुंड मुंड कर दिया गया है, सारे इसमें दरख्त काट लिए गए हैं, तो बिल्कुल वीरान सा ख़राब सा हो गया हुआ है। ठीक है। ओवर ग्रेजिंग, यहाँ पर देखें ओवर ग्रेजिंग ऑफ कैटल इज़ अनदर प्रैक्टिस ऑफ डिस्ट्रॉइंग ग्रास श्रब्स एंड प्लांट्स। यहाँ देखें अभी ये मैदान बिल्कुल देखें घास से खाली हुआ हुआ है। ये किस वजह से खाली हुआ कि इतने सारे जानवरों ने खा खा के इसका सारा बेड़ा गर्क कर दिया। हालांकि होना तो चाहिए ना, थोड़ा सा खा लें फिर उसके बाद इनको एनिमल को दूसरी तरफ ले जाया जाए ताकि ग्रास दोबारा उगाए, दोबारा ताकि खा सकें। फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज दे कीप बर्निंग फ्यूल्स एंड एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक स्मोक डस्ट एंड गैसेज टू द एयर। ये भी देखें ना, इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैली हुई है इंडस्ट्रीज़ की वजह से। ये भी बहुत नुकसान पहुंचाती है हमारी इकोसिस्टम को। ठीक है। फिर उसके बाद पोल्यूटेड वाटर कंटेनिंग हार्मफुल केमिकल्स एंड अदर सब्सटेंसेस डिस्चार्ज इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। अब बहुत सारे फैक्ट्रियाँ और कारखाने वगैरह जो होते हैं, बहुत सारे टॉक्सिक्स जो उनके मशीनरियों से निकलते हैं ना, वो पानी में फेंकते रहते हैं, जिससे की वजह से पानी बहुत ज़्यादा आलूदा हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाती है। और उसके बाद मेरीन लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, बहुत सारी जो है ना उसमें मर जाते हैं बच्चे, जो है ना जो समुद्री या दरियाई खुरा जो होते हैं मखलूक होती है, जितनी भी उधर जो है ना क्रीचर्स होती हैं, वो सारी मर जाती हैं या उनको नुकसान होता है। फिर उसके बाद ऑयल फ्राम शिप्स इज रिलीज इन टू द ओशन सीरियसली अफेक्टिंग द इक्वेटिक लाइफ। ये भी देखे ना, कई दफ़ा क्या होता है कि ऑयल वाले शिप्स जो होते हैं उनमें से ऑयल जो निकल के ना समुद्र में चला जाता है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इक्वेटिक का मतलब पता क्या होता है? इक्वेटिक का मतलब होता है जो भी पानी से रिलेटेड चीज़ होती है उसको बोलते हैं इक्वेटिक। इक्वेटिक लाइफ जो है, जो समुद्री खुराक या आबी आबी जो है ना मखलूक़ात जो होती हैं वो सारी ज़ाया हो जाती हैं। Excessive use of fertilizers and pesticides from agricultural fields flown into water bodies polluting them। ये भी क्या होता है कि कई दफ़ा लोग ना क्या करते हैं, जो खेतों पे या कई फसलों पे स्प्रेज करते हैं जरासीम को मारने के लिए, उससे वो भी जो है ना बड़ा जहरीली दवाएं होते हैं जो जाके जो है ना पानी में चली जाती हैं और पोल्यूट कर देती हैं पानी को। ठीक है। फिर उसके बाद है प्रैक्टिसेस लाइक ओवर हंटिंग एंड ओवर फिशिंग अपसेट द बैलेंस इन इकोसिस्टम। कई कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग बहुत ज़्यादा समुंदर में या दरिया में से ना मछलियाँ सारी पकड़ लेते हैं, बच्चे तक उनके पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद होता क्या है कि फिर मछलियों की बहुत तादाद कम हो जाती है और फिर बड़ी मुसीबत पड़ जाती है, जो है ना ये फिर हमें जो है ना इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। The balance in the ecosystem can also be upset by natural disasters like storms, floods, famines and droughts etc। यानी बैलेंस इकोसिस्टम में आप सब ये तो बाकी कुछ चीज़ें ना जो मैन मेड हैं, कुछ नेचुरल भी होती हैं ना, कि जैसे नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं कि जैसे स्टॉर्म्स आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, फेमाइंस यानी कि कहत आ जाते हैं, और ड्राउट्स आ जाते हैं यानी खुश्क साली आ जाती है। ठीक है ना जी। अच्छा, अभी कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं, ये भी हम पढ़ लेते हैं। फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर इट्स ए केमिकल और नेचुरल सब्सटेंस एडेड टू ए सॉइल टू सप्लाई इट विद मोर न्यूट्रिएंट्स। ओवर हंटिंग, ओवर हंटिंग का मतलब क्या है? हंटिंग इन एक्सेस, यानी ज्यादती में ज़्यादा हंटिंग कर लेना। दैट कॉजेज अ ग्रेट डिक्रीज इन दी पॉपुलेशन ऑफ एन एनिमल। ठीक है ना जी। ओवर फिशिंग क्या होती है? कैचिंग एन एक्सेसिव नंबर ऑफ फिश विच वुड कॉज द नंबर टू डिक्रीज। यानी ज़्यादा ही हम फिश अगर पकड़ना शुरू कर दें, जिससे क्या होगा कि हमारी फ़िश की तादाद जो है बहुत कम हो जाएगी। फेमाइन, ये स्कार्सिटी ऑफ फूड जो है ना, यानी स्कार्स का मतलब होता है कमी हो जाना, खुराक की कमी हो जाने को क्या बोलते हैं? फेमाइन। ठीक है, फेमन या फेमाइन। ड्राउट, ड्राउट का मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ नो रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर बहुत अरसे तक ना आए ना बारिश, तो क्या होता है? ड्राउट आ जाता है, खुश्क साली आ जाती है। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे, टॉक्सिन्स इन फूड चेन्स। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकम इन्फेक्टेड ड्यू टू एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन, pollutants from their body enters the food chain। अच्छा, क्या होता है कि जब प्लांट्स और एनिमल्स जो है ना उनमें कोई कंटेमिनेशन आ जाए, उनमें कोई बीमारी आ जाती है ना, तो क्या होती है कि वो फूड चेन के सारी चीज़ों में फिर जो है ना ट्रैवल करने लग जाती है। फॉर इंस्टेंस, फिश में गेट इन्फेक्टेड व्हेन कंटेमिनेटेड वाटर एंटर्स इट्स बॉडी। मिसाल के तौर पे अगर जो पानी में अगर किसी ने कोई पोल्यूशन फैला दी है, तो फिश जो है वो भी बीमार हो जाएंगी और उनमें भी बीमारियां आ जाएंगी। द इन्फेक्टेड फिश व्हेन कंज्यूम्ड बाय अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिजल्ट्स इन ट्रांसफर ऑफ टॉक्सिन्स। अब जब इस फिश को बाकी लोग चीज़ें खाएंगी, इंसान या कोई दूसरी चीज़ें खाएंगे, जानवर खाएंगे, तो ये बीमारियां जो है ना उनमें भी ट्रांसफ़र हो जाएंगी। A number of substances, including fertilizers, pesticides, and insecticides, can contaminate the soil and water।
अच्छा, बहुत सारे सब्सटेंस जो होते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे खादें हो गई, कीड़े मारने वाली दवाइयाँ हो गई, ठीक है, ये सारी क्या करती हैं, कंटेमिनेट कर देती हैं पानी को और ज़मीन को. व्हेन प्लांट्स विच आर रिगार्डेड एज ए प्रोड्यूसर्स आर ग्रोन यूजिंग कंटेमिनेटेड सॉइल एंड वाटर, दे बिकम टॉक्सिक. अच्छा, जिन प्लांट्स को हम कहते हैं प्रोड्यूसर हैं, फर्स्ट चेन, फूड चेन का फर्स्ट पार्ट जो है, अगर उनमें ही कंटेमिनेशन आ जाएगी तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी ना. देखें फिर सब यानी फर्स्ट फूड चेन के फर्स्ट जो है ना उसमें चली जाएगी तो फिर एंड तक सब में जाएगी कंटेमिनेशन, ठीक है ना. द कंटेमिनेंट्स इन द प्रोड्यूसर्स आर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लिंक ऑफ द फूड चेन व्हेन दे आर कंज्यूम्ड. यानी जब भी फूड चेन का एक पार्ट कंटेमिनेट होगा तो उससे अगला पार्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना, क्योंकि बीमारी फिर आगे आगे ट्रैवल करती जाएगी. With the passage of time, toxins build up in animal fat and tissues through a process known as बायो एक्यूमुलेशन. यानी एक ऐसा प्रोसेस होता है बायो एक्यूमुलेशन जिसमें क्या होता है कि टॉक्सिन्स जो होती हैं वो जानवरों के अंदर पक्की पक्की चली जाती हैं, उनकी फैट्स में, उनकी चर्बी में, उनके टिश्यूज़ तक में चली जाती हैं. दे देन ट्रैवल अप द एंटायर फूड चेन फ्रॉम प्रेज टू प्रेडिटर्स. यानी अब जो है वो जितने शिकार हो रहे हैं ना, जो शिकारी शिकार कर रहे हैं उनको भी बीमारियां लगती जा रही हैं, ठीक है जी. देयर फॉर एनिमल्स एट द टॉप ऑफ द फूड चेन टिपिकली हैव द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ टॉक्सिन. इसलिए अभी जब देखें ना प्रोड्यूसर्स, फिर फर्स्ट चेन में नंबर 1 2 3 4 5 तक जो सारे लोग, सारे जितने चेन के पार्ट हैं ना, उन सब में ये बीमारी फैलती जाएगी. तो अब जो जो ऊपर जाते जाएंगे बीमारी ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है ना जी. सो ये नहीं हो सकता कि जी एक पार्ट को, फूड चेन के फर्स्ट पार्ट को बीमारी आए, जब एक को आएगी तो सब ट्रैवल करेगी एंड तक, ठीक हो गया. अब ये देखें ना, इसमें देखें बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है. यहाँ पर देखें वाटर कंटेनिंग मर्करी, ठीक है, प्लैंकटन, एक्वाटिक इंसेक्ट्स, ठीक है, इंसेक्ट्स ईटिंग फिश, ठीक है. अब इसके बाद फिश ईटिंग फिश, फिर उसके बाद ह्यूमंस, ये सारी जना आस्ता 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 देखें ये बीमारी यहाँ तक ह्यूमंस तक पहुँचेगी, ठीक है. प्लास्टिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टॉक्सिन्स फाउंड इन फूड वेब्स, ठीक है. प्लास्टिक जो है एक बड़ी ही गंदी चीज़ है जो कि फूड वेब्स में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स बनाती है. इट डज़ नॉट ब्रेक डाउन नेचुरली एंड रिमेन्स इन द एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये असल में होता ये है कि प्लास्टिक्स जो होती हैं ना, ये खुद ब खुद ख़त्म नहीं होते, पट्टी में नहीं मिलते, ठीक है. तो ये बहुत अरसे तक जो है ना हमारी एनवायरनमेंट को ख़राब करके रखते हैं. इट आल्सो बाइंड्स विद अदर कंटेमिनेंट्स व्हेन इट एंटर्स द एनवायरनमेंट. ये इसको एक और भी गड़बड़ करता है कि बाकी की कई चीज़ों के साथ मिलकर भी उसने ख़राबी पैदा करनी शुरू कर देती है. Through bioaccumulation, the toxins associated with the plastic accumulate in the animal fat and tissues and travel through the food chain. ठीक है. ये जो है टॉक्सिन्स क्या करते हैं कि बायो एक्यूमुलेशन के थ्रू जो है ना गड़बड़ कर देते हैं, क्या कि वो एनिमल की फैट्स में और टिश्यूज़ में चले जाते हैं और फूड चेन में ट्रैवल करते जाते हैं. आर्सेनिक, cadmium, lead and mercury are few examples of toxic substances that move through the food webs and can be harmful for living things. अब ये जो है ना बड़े आर्सेनिक, कैडमियम, लेड एंड मर्क्यूरी, ये बड़े जहरीले मादे होते हैं, ये टॉक्सिक्स होते हैं कि जो फूड चेन में ट्रैवल करते हैं और लिविंग थिंग्स को बहुत ख़राब करते हैं, ठीक है ना जी. ये टॉक्सिन्स क्या होते हैं? ये सब्सटेंस दैट इज़ पॉइजनस फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बायो एक्यूमुलेशन क्या होती है? द बिल्डअप ऑफ टॉक्सिन इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये आपने याद करनी है, आपने बस लिख लेनी है ताकि आपको याद रहे. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़िंदगी में आपको काम आएंगी कि टॉक्सिन का क्या मतलब होता है और बायो एक्यूमुलेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है जी. अब आते हैं एयर पोल्यूशन में. एयर पोल्यूशन अकर्स व्हेन द proportion of harmful gases and other undesirable substances increase in air. ठीक है. एयर पोल्यूशन कब होती है? कि जब एयर में एक्सक्यूज मी, जब एयर में हार्मफुल गैसेस जो होती हैं या अनडिजायरेबल गैसेस होती हैं उनकी मिकदार बढ़ने लग जाती है, ठीक है. कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या होते हैं जी? देयर आर वेरियस कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन एंड हार्मफुल एंड ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ देम. यानी एयर पोल्यूशन की बहुत सारी वजूहत होती हैं और ह्यूमंस आमतौर पे जो है ना इसके होते हैं जिम्मेदार. डिफॉरेस्टेशन होती है. डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल विच रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ट्रीज इन द एनवायरनमेंट. इट रिजल्ट्स इन लेस ऑक्सीजन एंड
एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विच लीड्स टू एयर पोल्यूशन। ठीक हो गया जी। डिफॉरेस्टेशन एक हमारी जो है ना बड़ी कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाती है और ऑक्सीजन कम हो जाती है, क्योंकि दरख्त जो है वही बनाएंगे ना हमारी ऑक्सीजन, वो कम हो जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाती है। फिर बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोल एंड डीजल रिलीज पॉइजनस गैसेज व्हेन बर्न्ड। फिर स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, dirty smoke released from factories also adds harmful gases in air। ठीक है। eruption from volcanoes, harmful gases and ash are released into air during volcanic eruptions। ठीक है जी। जब आतिशफिशां फटते हैं तो उस वक्त भी बहुत सारे हार्मफुल गैसेज जो है ना एयर में चली जाती हैं। बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, द बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स इज अनदर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक हो गया जी। फिर इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन क्या होते हैं? ऑल ऑफ अस नीड टू ब्रीथ क्लीन एयर टू स्टे अलाइव। इफ वी ब्रीथ पोल्यूटेड एयर, our lungs can get affected and this results in respiratory problems such as asthma। The following points outline the effect of air pollution। हम जो है ना अगर एयर पोल्यूशन की वजह से हमारी जो है ना ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें अस्थमा एक बड़ी कॉमन बीमारी है। जो है ना the burning of fossil fuel release smoke। as the smoke enter the air, it pollutes the air and affects all those who breathe in it। Breathing polluted air can cause long-term respiratory disease। It can also affect other parts of our body such as heart, kidneys and brain and can lead to serious illness। ठीक है ना जी। हमने फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से, कोयले वगैरह को जलाने से स्मोक बहुत गाढ़ा सा होता है और उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उसमें पोल्यूशन आ जाती है, जो जिसकी वजह से हमारे जो है ना बॉडी पार्ट्स जैसे कि हार्ट, किडनीज और ब्रेन, ये जो है इनमें बहुत सारी बीमारियां फैला सकता है। ठीक है। द टर्म स्मॉग मीन्स अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। ठीक है। स्मॉग आपको जब कहते हैं ना कोई, तो आपको पूछता है कि व्हाट इज स्मॉग, आप कहेंगे इट्स मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। क्या बोलते हैं? स्मॉग। It's a type of air pollution that reduces visibility। Smog is common in industrial areas, particularly during winters। आपने देखा होगा सर्दियों में जो है ना बहुत ज़्यादा धुंध सी पड़ती है, तो ये जो है ना ये इसको स्मॉग भी कहते हैं। The ozone layer protects us from the harmful ultraviolet rays of the sun। क्लोरोफ्लोरो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs are gases that are released mainly from air conditioning systems and refrigerators। When released into the air, CFCs damage the ozone layers and expose us to the damaging UV rays of the sun। ठीक है जी। हमारे हम लोग जो एयर कंडीशनर्स यूज़ करते हैं ना बड़े मज़े लेके, तो इनसे भी बहुत ज़्यादा ओजोन लेयर हमारी ख़राब होती है, जिसकी वजह से हमें जो है ना बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। अब आ जाते हैं वाटर पोल्यूशन पे। वाटर पोल्यूशन, द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज लाइक लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस by household, agriculture and industrial wastes is called water pollution। Causes of water pollution क्या हैं? Some common causes of water pollution are listed below। Throwing garbage in the water, यानी throwing plastic waste and other garbage in water causes water pollution। फिर washing and bathing near the water bodies, washing clothes, bathing in rivers and ponds and defecating in water bodies also leads to water pollution। Discharge of industrial waste into water bodies, discharge of untreated industrial waste into rivers not only pollutes the river but also is harmful for aquatic plants and animals। ठीक है। ये देखें गंद फेंका जा रहा है ना पानी में, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। ठीक है। Dissolving of pesticides in water, farmers and use pesticides and other chemicals to protect their crops from pests। These pesticides and chemicals when dissolved in air reach water bodies and cause water pollution। ये देखें ना कितना गंद जो है पानी में पहुंच रहा है, जिसकी वजह से पानी सारा हमारा पोल्यूट हो रहा है। गार्बेज पोल्यूटिंग द वाटर। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या होते हैं? We all know that availability of fresh water is becoming more and more of a problem। Unfortunately, water pollution is adding to this। ठीक है जी। The worst effect of water pollution is that it makes water unfit for drinking and makes it toxic। यानी हमारा पानी को नुकसान क्या हो रहा है कि जी ये हमारा पीने के काबिल नहीं रह गया और टॉक्सिक होता जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज लाइक शुगर मिल्स एंड ऑयल रिफाइनरीज दैट इज डिस्चार्ज इनटू वाटर कंटेन्स टॉक्सिक केमिकल्स लाइक लेड, आर्सेनिक एंड फ्लोराइड्स। ठीक है जी। ये हमारे पास तीन चीज़ें जो हैं, लेड, आर्सेनिक और फ्लोराइड, जो है ये केमिकल्स ऐसे हैं कि जो हमारे पानी का
बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं पानी को। पोल्यूटेड वाटर बिकम्स अनफिट फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वाटर पोल्यूटेंट्स डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। एज ए रिजल्ट एक्वाटिक एनिमल डू नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड दे डाई। यानी क्या होता है कि जी ये पोल्यूटेंट्स जो है ना, ये क्या करते हैं, पानी में जाके ऑक्सीजन उसकी कम कर देते हैं, और जो पानी जो है ना वो अपने असरात सारे मुफीद जो होते हैं, अच्छे वाले असरात ख़त्म कर देता है, और वो उसके अंदर जो जानवर होते हैं जिन्होंने पानी के अंदर ही सांस लेना होता है वो मर जाते हैं। ठीक है, जैसे एनिमल्स, फिश बेचारी मर जाती हैं जैसे। लैंड पोल्यूशन क्या होती है जी? व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन सॉइल दे इफेक्ट द सॉइल क्वालिटी, दिस लीड्स टू लैंड पोल्यूशन। Causes of land pollution क्या होते हैं? Humans are responsible for most of the activities that cause land pollution. Cutting down trees at fast rate. Forests and trees are being cut at an alarming rate to get wood for houses, furniture, firewood, etc. Deforestation affects the quality of soil and makes the land infertile. ठीक है, ये हम क्या करते हैं, दरख्तों को काट काट के क्या करते हैं, ज़मीन को हम बंजर कर देते हैं। ठीक है, use of plastic and chemicals, use of solid waste such as cans and plastic bottles and chemicals like pesticides and fertilizers also cause land pollution. हम प्लास्टिक्स वगैरह को यूज़ करते हैं, उनको जब ज़मीन में फेंक देते हैं तो ज़मीन उस वजह से भी, ये देखें ना जैसे कचरा पड़ा हुआ है, ये ज़मीन सारी इससे बंजर हो जाती है। इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज ऑल्सो कॉज दी लैंड पोल्यूशन। ये देखें ना, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं। इफेक्ट्स ऑफ लैंड पोल्यूशन क्या है? लैंड पोल्यूशन ऑल्सो पोजेज मैनी थ्रेट्स टू लिविंग बींग्स एज वेल एज द इन्वायरमेंट। People often throw garbage into piles, which causes large open dumps that affect flies, mosquitoes, and that attracts flies, mosquitoes, and rats. These dumps become a breeding ground for disease. यानी क्या होता है कि ये गंद इतना सारा पड़ जाता है जिसकी वजह से मच्छर, मक्खियाँ और रैट्स आ जाते हैं, और ये जो है ना एक किस्म की बस ब्रीडिंग प्लेस बन जाते हैं इन बीमारियों के। मास कटिंग ऑफ ट्री डैमेजेस द सॉइल बिकम्स लूज एंड कैन बी easily washed away by rain or blown away by wind. The losses of fertile topsoil is called soil erosion. ये देखें ना, जब बिल्कुल कोई नहीं दरख्त होंगे तो फिर ज़मीन कटती रहती है, और उससे पानी जब गुजरता है तो ज़मीन कट फट जाती है। Once the soil is polluted, it affects plant growth as plants do not grow well in polluted soils. ठीक है जी, जब ज़मीन पोल्यूट हो जाती है तो फिर उसमें दरख्त भी नहीं उगते हैं। ठीक है, प्लांट्स दैट ग्रो इन पोल्यूटेड सॉइल आर नॉट फिट टू बी ईटन बाय ह्यूमंस और एनिमल्स एंड माइट मेक देम इल। और जब अगर ऐसे प्लांट्स उग भी जाएंगे ना पोल्यूटेड उसमें सॉइल में, तो वो अच्छे भी इसलिए भी नहीं होंगे कि खाए भी नहीं जा सकते, किसी ह्यूमन्स या जानवरों को किसी को भी नुकसान ही देंगे। Fossil fuels and greenhouse gases. What is meant by the greenhouse effect? The greenhouse effect is a natural process that helps to keep Earth's surface warm. When the sun's energy reaches the Earth's atmosphere and hits the surface of the Earth, some of the heat is reflected back to space. However, there are greenhouse gases like carbon dioxide, methane, and water vapors which absorb some of the radiated heat and keep Earth warm. ठीक है? When fossil fuels such as oil, coal, and gases are burned, they release greenhouse gases. The increased quality of these greenhouse leads to more solar heating being trapped in Earth's atmosphere. This causes an increase in the temperature of the Earth, known as global warming. ठीक है, और eventually this leads to the melting of the polar ice, submerging of coastal lands, and frequent floods. अच्छा जी, अभी एक और बड़े मज़ेदार अल्फाज हैं जो आप लोगों को अक्सर यूज़ करने को मिलेंगे, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स। Many of the objects that we use in our daily lives lose their usefulness after some time. अच्छा, बहुत सी चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं उनको थोड़े से बाद ना उनका इस्तेमाल जो है ना वो तो ख़त्म हो जाता है, उनका फ़ायदा जो होता है वो तो ख़त्म हो जाता है ना। अब जो है उनको हमने क्या नाम है ज़ाया करना होता है। अच्छा, कई दफ़ा वो चीज़ें जो ऐसी होती हैं कि वो ख़त्म ही नहीं होती, भाई उनको ख़त्म हो जाना चाहिए, मिट्टी में मिल जाना चाहिए, मिलती नहीं है। ठीक है, तो जो नई मिट्टी में मिलती हैं उनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, और बायोडिग्रेडेबल होती हैं जो मिट्टी में मिल जाती हैं। वी ऑफन थ्रो सच आइटम्स अवे एज गार्बेज। गार्बेज इज़ जनरेटेड every day from homes, industries, and commercial places. Garbage is not all of the same time and can be divided into two categories, biodegradable and non-biodegradable. यानी हम जो गार्बेज, हम ना कचरा फेंकते हैं, वो दो चीज़ों में तकसीम, दो हिस्सों में किया जा सकता है। एक वो जो कि
बायोडिग्रेडेबल है और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स आर इजीली डीकम्पोज्ड और ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द नेचर। यानी जैसे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं ना, वो ऐसी चीज़ों को खा के इनको डीकम्पोज करके दोबारा मिट्टी में मिला देते हैं और उनको दोबारा न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो दे आर दो सब्सटेंसेस दैट आर मेड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सच एज एनिमल्स एंड प्लांट मैटर। एनिमल और प्लांट मैटर से जो चीज़ें बनी हुई होती हैं ना, जो आर्टिफिशियली नहीं बनी हुई होती, वो ऐसी चीज़ होती हैं जो बायोडिग्रेडेबल होती हैं। उनको बैक्टीरियाज खा के डीकम्पोज कर देते हैं और उनको मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं और न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं। दिस इंक्लूड्स किचन वेस्ट लाइक टी लीव्स, वेजिटेबल पील्स एंड अदर लेफ्ट ओवर फूड आइटम्स। इट ऑल्सो इंक्लूड्स वेस्ट पेपर एंड फूड आइटम्स। ठीक है, फूड आइटम्स हो गए, पेपर वगैरह हो गया, पत्ते वगैरह हो गए, ये सारे जो क्या होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये देखें आपको मिसालें नज़र आ रही हैं इनकी। ठीक है ना जी। अब आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या होते हैं? आर दोज मटेरियल्स विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन ईजिली बाय नेचर। फॉर एग्जाम्पल मेटल, टिन, ग्लास, प्लास्टिक। यानी देखें ये चीज़ें पड़ी हुई हैं ना जो आपको ग्लास, प्लास्टिक, टिन, ये जो है ना ये बायोडिग्रेडेबल, इनको बैक्टीरियाज नहीं खा सकते। समटाइम्स दे स्टे इन देयर ओरिजिनल फॉर्म फॉर सेंचुरीज एंड कीप पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। ये कई सौ साल, कई सौ साल तक, कई प्लास्टिक जो होता है कई दफ़ा तो 500-500 साल तक जो है ना ये डिकम्पोज नहीं होता, जिसकी वजह से फिर हमारे जो ज़मीन जो है उसमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल जाती है। ठीक है ना जी। आपको भी समझ आ गया ना बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में फ़र्क। ठीक है जी। इम्पैक्ट्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल के इफ़ेक्ट क्या होते हैं जी? देखें कि सिंस नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स आर नॉट इजीली डिकम्पोज्ड, they pose serious problems for the environment if they are not disposed of correctly and recycled if possible. Some of the problems caused by non-biodegradable materials are लिस्टेड बिलो। यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल जो है क्योंकि जल्दी जल्दी वो ख़त्म नहीं होते, मिट्टी में मिलते नहीं हैं, तो बहुत सारे परेशानियां बना देते हैं। तो उनकी कुछ परेशानियां जो है बनाते हैं, जो उनमें से ये हैं। फर्स्ट है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स, यानी नाले शाले बंद हो जाते हैं इनकी वजह से। व्हेन कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स दे मे लीड टू ट्रांसफ़र ऑफ टॉक्सिन्स इन फूड चेन्स। यानी अगर कभी कोई जानवर इनको खा लेना तो उनसे क्या होता है कि पूरी फूड चेन में सारा, यानी वो मसलन कुछ छोटे ग्रास हॉपर ने अगर कोई ऐसी चीज़ खा ली है तो वो ग्रास हॉपर से फ्रॉग में, फ्रॉग से स्नेक में, स्नेक से इस तरह ट्रैवल करता जाएगा ऊपर तक। ठीक है। दे पोल्यूट सॉइल एंड इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये क्या करते हैं कि ज़मीन को ख़राब कर देते हैं और प्लांट्स वगैरह जो उसमें उगते हैं वो भी जहरीले हो जाते हैं। दे आल्सो पोल्यूट रिवर्स एंड लेक्स कॉजिंग हार्म टू एक्वेटिक लाइफ। ठीक है। ये क्या करते हैं कि रिवर्स और नदियाँ वगैरह आती हैं, ये हमारी जो है ना उनमें क्या करते हैं, नहरें, नदियाँ जो है उनमें क्या करते हैं कि पोल्यूशन फैला देते हैं और एक्वेटिक लाइफ यानी पानी में रहने वाली जो जिंदा चीज़ें होती हैं उनको ख़राब कर देते हैं। एक्वेटिक याद रखिए, पानी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं एक्वेटिक। इफ़ पोल्यूटेड एंड अनट्रीटेड वाटर इज़ कंज्यूम्ड, ह्यूमन्स मे फॉल सिक एंड गेट इफेक्टेड बाय वाटर बॉर्न डिजीज़। अगर इनको जो है ना खाया जाएगा तो ह्यूमन बींग्स जो है वो बीमार हो जाते हैं और जो है ना बहुत सारी जैसे कॉलरा वगैरह की बीमारियां होती हैं, ये बहुत सारी इस तरह की, कॉलरा तो नहीं खैर इन्फेक्ट होती है इनसे बायोडिग्रेडेबल से, मगर है कि बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं कि जिनसे ह्यूमन बींग्स इफेक्ट हो जाए। रिड्यूसिंग यूज़ ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल, ये एक तरीका बताया जा रहा है कि हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल को अगर हम इस्तेमाल करना कम कर दें तो क्या करेंगे हम। Non-biodegradable materials take a long time to decompose and affect living organisms and the environment badly. चूँकि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स होते हैं वो बहुत टाइम लेते हैं डिकम्पोज होने में और हमारी ऑर्गेनिजम्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं और हमारी इन्वायरमेंट को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो वी मस्ट ट्राई टू रिड्यूस देयर यूज़ एज मच एज पॉसिबल एंड टू डू दिस वी शुड, हमें क्या करना चाहिए कि इसका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और उसको ये ऐसा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वी शुड यूज़ रीफिलेबल कंटेनर्स फॉर आइटम्स लाइक डिटर्जेंट्स एंड हैंड सोप्स। यानी हमें जो है ना कई जो चीज़ें होती हैं उनको खामखा प्लास्टिक की बोतलों को फेंकते नहीं जाना चाहिए, उनको बार बार यूज़ करना चाहिए। जैसे डिटर्जेंट्स की बोतल्स होती हैं तो उनको दोबारा यूज़ कर लेना चाहिए, हैंड सोप्स की बोतलों को दोबारा यूज़ कर लेना चाहिए, रादर देन नई बोतलें लाई जाएँ, हम उनमें से मटीरियल उसका जो है ना वो चेंज करते जाएँ, बोतलें हम ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है जी। बाय
कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट्स एंड डाइल्यूट देम व्हेन एवर नीडेड। हमें जो कंसनट्रेटेड चीज़ें ले आएँ और वो घर में उनको डाइल्यूट करके उनका मिकदार बढ़ा लिया करें, ताकि हमें नए नए प्लास्टिक के कंटेनर्स न लेने पड़े। अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बैग्स एंड यूज़ बायोडिग्रेडेबल पेपर एंड क्लॉथ आइटम्स। यानी हमें जिस तरह कपड़े वाले थैले जो होते हैं ना, उनको इस्तेमाल करना चाहिए या कागज़ के थैले इस्तेमाल करने चाहिए। ट्राई टू यूज़ रीयूजेबल कंटेनर्स एज मच एज पॉसिबल। हमें रीयूजेबल कंटेनर्स यूज़ करने चाहिए जहाँ तक हम कर सकें। ठीक हो गया जी।